हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। कल हमने देखा कि किस तरीके से मानवी जब किताब पढ़ते पढ़ते उसे लाइब्रेरी में ही 9 बज गए थे। उसने सोचा कि अब वो घर जाए या हॉस्टल, लेकिन उसने फैसला किया कि वो घर ही जाएगी। जैसे ही वो इंस्टीट्यूट के गेट से बाहर निकली, जंगल में उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। लेकिन कुछ ही देर में मोहिनी उसे तंग करने के लिए वहां पर आ गई थी। मोहिनी ने उससे कहा कि वो इंस्टीट्यूट को छोड़ दे। क्या वो उसके शेखावत परिवार को पूरी तरह से बर्बाद करके रहेगी। लेकिन तभी मानवी ने उस पर हंसते हुए कहा कि वो अगर ऐसा ना करेगी तो क्या होगा। अब आगे दोस्तों, सुपर वुमन मानवी कहानी के एपिसोड नंबर 4 में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और एक प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें भेजें, जिससे हमें पता चले कि आपको कहानी कैसी लग रही है। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 4, सुपर वुमन मानवी। जैसे ही मानवी ने कहा कि अगर वो उसकी बात मानने से इनकार कर दे तो क्या होगा, उसकी बात सुनकर मोहिनी की आंखों में एक ठंडी सी घमंडी मुस्कान तैर गई। मोहिनी ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए अचानक कहा, तो फिर मैं तुम्हें अच्छी तरह समझा दूंगी। अगर तुम मना करोगी तो क्या होगा। उसकी आंख पहले से ही चतुरता से भर गई थी और वो मंत्रो उच्चारण करने लगी थी। जब मोहिनी जोर जोर से मंत्रो उच्चारण कर रही थी, जंगल की गहराइयों से दो लोग शांति से उसे देख रहे थे। अपने नाम मोहिनी द जीनियस के अनुरूप जादुई लहर बहुत तेज थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और अपनी भौहें ऊपर उठा ली। उन्हें अब पता चल ही गया था कि लड़कों के पीछे भागने वाली मानवी के साथ अब क्या होगा। मानवी ने मोहिनी को नफरत भरे चेहरे के साथ तेजी से मंत्रों उच्चारण करते हुए ठंडेपन से देखा। वो मोहिनी के मंत्र पूरा करने का इंतजार कर रही थी। वहीं मानवी किसी आज्ञाकारी खरगोश के जैसी लग रही थी, जो मार खाने का इंतजार कर रही हो। मानवी को अपनी तरफ दौड़ता हुआ देखकर मोहिनी का दिल भी तेजी से धड़क उठा। लेकिन जादू छोटा था और वो पहले ही खत्म कर चुकी थी। उसने अपना हाथ हिलाया और मानवी की तरफ बिजली की एक तेज झटका दे दिया। ये बिजली उस बिजली से कहीं ज्यादा तेज थी जब उसने मानवी को सबक सिखाया था। इस बार मोहिनी गंभीर थी। जैसे ही बिजली एक बोल्ट मानवी के ऊपर गिरने ही वाला था, मानवी जल्दी से कुछ बुदबुदाई। उसी क्षण उसके सामने एक लाल ढाल प्रकट हो गई। एक धमाके के साथ बिजली उस ढाल से जा टकरा गई। ढाल झपक गई और पारदर्शी हो गई और फिर गायब हो गई। मोहिनी अचंभित रह गई थी। उसने हैरान होते हुए मन ही मन में सोचा, क्या क्या वो बिजली मानवी को नहीं लगी? क्या वो ढाल थी? जादू? ये मूर्ख जो हमेशा लड़कों के पीछे भागती रहती थी, इसने जादू करना कब सीख लिया? वहीं उधर ये सब देखते हुए जंगल में रोहित और निशांत दोनों ने बहुत धीमी आवाज में कहा, ओह, फायर कवच। उनकी आवाज इतनी धीमी थी कि सिर्फ वो दोनों ही सुन पा रहे थे। फिर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। उन दोनों की आंखें अविश्वास से भर गई थी। किसने सोचा था कि उस बेकार बेवकूफ से इतने कम समय में वो जादू सीख लेगी, और उसको फायर कवच तकनीक का इस्तेमाल करना भी आ जाएगा। मानवी फुर्तीली और तेज दोनों ही थी, लेकिन मोहिनी को यूं ही जीनियस नहीं कहा जाता था। वो जल्द ही संभल गई। मानवी को पास आता हुआ देखकर मोहिनी तेजी से पीछे हट गई और वह अचानक हवा में उड़ गई और फिर वहीं रुक गई। मानवी ने भौहें सिकोड़ते हुए धीरे से कहा, ओह वाह, हवा का जादू। महीने को बिजली का गुण दिया गया था और हवा में तैरने की तकनीक बहुत जटिल और उन्नत थी। भले ही मोहिनी ने असाधारण प्रतिभा दिखाई थी, फिर भी वो उस जादू का उपयोग करने में उतनी कुशल नहीं हो सकती थी। उसका गुण नहीं था, वो भी बिना मंत्र पढ़े। इसकी एकमात्र संभावना यही थी कि उसके पास कोई जादुई वस्तु हो, और वो भी बहुत मूल्यवान, जिसे वो तुरंत हवा में तैरने का उपयोग कर सके। मोहिनी ने नीचे मानवी को देखा। उसे एक साथ हैरानी और डर
दोनों महसूस हो रहे थे। उसने उस बेवकूफ को इग्नोर कर दिया था जो सचमुच जादू कर सकती थी। फिर भी वो इंस्टीट्यूट में इस शर्मिंदगी को ऐसे ही तो जारी नहीं रहने दे सकती थी, क्योंकि उस बेवकूफ ने लड़कों का पीछा करने वाली लड़की की मौजूदगी में उसके लिए अपमान की बात थी। वहीं उन्हें देख रहे रोहित और निशांत ने तभी धीरे से कहा, ये क्या ब्रिज ब्रेसलेट? मोहिनी तुरंत ऊपर हवा में तैरने लगी थी, और वो हवा का जादू नहीं था, बल्कि उसकी कलाई पर बंधे ब्रिज ब्रेसलेट का था। प्रिंसिपल ने उसे अपना स्टूडेंट बनने पर यह कीमती वस्तु उसे इनाम में दी थी। ब्रिज ब्रेसलेट के अंदर एक फ्लोटिंग स्पेल लूप था, जिसमें जादुई पावर डालने पर वो आपको कुछ समय के लिए हवा में उड़ने में सक्षम बना सकता था। हालांकि ये लेवल कुछ पल के लिए ही था, लेकिन ये पहले से ही बहुत कीमती था। फाइट में अचानक ऊपर तैरने से फाइटर को घातक प्रहार करने या बच निकलने का मौका मिल सकता था। वहीं मोहिनी ने बिना किसी हिचकिचाहट के मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। बादलों के बिना साफ आसमान, देर और जल्दी का संयोजन, बिजली और आग के बीच सदियों पुराने अनुबंध का पालन करें। थंडर स्ट्रॉन्ग। वहीं उसको मंत्र पढ़ता सुनता देखकर मानवी की भौहें सिकुड़ गई और उसने तुरंत फायर ढाल खोल दी। तभी धमाके की आवाज आई। मानवी की ढाल पर एक बिजली का गोला आकर लगा और वो फट गया। उसके फटते ही एक तेज धमाके के साथ ढाल तुरंत चकनाचूर हो गई। मानवी लुढ़कते हुए जमीन पर गिर गई और दूसरी आती हुई बिजली की गेंदों से बाल बाल बची। मानवी के चारों तरफ चमकती बिजली की गेंदें फट रही थी। उसके बॉल और कपड़े बिखर गई थी, जिससे वो एक दयनीय आकृति बन गई थी। वहीं हवा में मोहिनी ने अपनी गहरी भौहें सिकोड़ ली, क्योंकि उसका एक भी बिजली का गोला मानवी को अब तक लग नहीं पाया था। वहीं मानवी का चेहरा धीरे धीरे काला पड़ने लगा था। वो मोहिनी के हमलों से बचते हुए मंत्रोच्चार तो कर रही थी, तभी एक छोटा सा आग को गोला मोहिनी की तरफ आया, जो अभी भी हवा में तैर रही थी। उस गोले को अपने ओर आता हुआ देखकर मोहिनी ने उपहास करते हुए कहा, क्या तुम्हें सचमुच में लगता है कि इस लो लेवल के जादू से तुम मुझे हरा सकती हो, बेवकूफ लड़की? ये कहते हुए मोहिनी ने आग के गोले को आसानी से चकमा दे दिया। लेकिन जब उसने अपना सिर घुमाया तो वो हैरान रह गई। सभी दिशाओं से उसकी तरफ छोटे छोटे आग के गोले आ रहे थे। मानवी मोहिनी पर हमला करने के लिए लगातार आग के गोले छोड़ रही थी। मोहिनी और भी अधिक तिरस्कार पूर्ण हो गई थी। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, ओह, तो तुम क्या सोच रही हो कि ये बार बार लो लेवल के जादू करके मुझ पर हमला करके मुझे मार डालोगी? मोहिनी ने सभी आग के गोलों को फुर्ती और आसानी से टाल दिया, लेकिन आग के गोलों की गिनती कम नहीं हुई। वास्तव में उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। मोहिनी की भौहें चढ़ गई। उसने मन ही मन में कहा, इस बेवकूफ के पास आग के गोलों की इतनी घनी लहरें छोड़ने की इतनी जादुई पावर कहां से आ गई? ऐसा क्या पा लिया है इसने? मोहिनी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। तभी उसने अपनी जलती हुई ड्रेस को देखा और उसका पूरा चेहरा काला पड़ चुका था। गुस्से में मोहिनी ने अब मानवी के प्रति अपनी सारी नफरत निकालते हुए कहा, भाड़ में जा तुम, बेवकूफ, मूर्ख लड़की। उसने तेजी से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। इस बार यह हमला सिर्फ मानवी को सबक सिखाने के लिए नहीं था, बल्कि मोहिनी की आंखों में अब खतरनाक किलिंग इंटेंट आ चुका था। उन्हें देखकर गहरे जंगल में छिपे दोनों के दोनों रोहित और निशांत चौंक गए थे। जादुई लहरें इतनी तेज थी कि रोहित ने अपनी कमर पर लटकी तलवार कस ली और मानो वो एक्शन में आने ही वाला हो। तभी निशांत ने रोहित को पीछे खींचते हुए उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, रुक जाओ रोहित, वो दोनों बहनें हैं, कम से कम मोहिनी मानवी को मारेगी तो नहीं? लेकिन रोहित हिचकिचाया। उसने अपनी तलवार छोड़ दी, वहीं पर रुक गया। हालांकि वो ये समझ नहीं पा रहा था
कि मोहिनी, जिसे हमेशा एक प्रतिभाशाली युवती के रूप में सम्मान दिया जाता था, जो प्रशंसा की आदी थी और खुद को यूनिक समझती थी, जब से उसे उस पर इंसान ने चोट पहुंचाई थी जिसे वो कचरा समझती थी, तब से उसका दिमाग एकदम से खराब हो चुका था। इस बार मोहिनी ने बिजली के तीर छोड़े। मानवी की दिशा में भयानक तीरों की बारिश होने लगी। तीरों को देखकर मानवी ने अपनी भौहें चढ़ा ली। उसने जल्दी से एक मंत्र पढ़ा और फायर कवच फिर निकाल लिया। उसकी निगाहें बर्फ की तरह ठंडी थी। मोहिनी गुस्से में उसे अब मार डालना ही चाहती थी। मोहिनी के बिजली के भयानक बाणों ने मानवी के फायर ढाल पर प्रहार किया और वो जिससे तुरंत टूट गई। अगले ही पल मानवी को एक चुभने वाला दर्द महसूस हुआ, मानो उसका शरीर खुद ही टुकड़े टुकड़े होता जा रहा हो। मानवी के चारों तरफ मौत का साया छा गया था। बिजली के बाणों से जमीन पर अलग अलग आकार के गड्ढे बन गए थे। मानवी की बाह से एक चिपचिपा गर्म तरल पदार्थ निकला। मानवी के कपड़े खून से लथपथ हो गए। खांसी की आवाज आने लगी। मानवी को खांसी आने लगी थी। उसके फेफड़े जलने लगे थे। उसके अंदरूनी अंग अब बुरी तरह से डैमेज होते जा रहे थे। उसकी हालात देखकर मोहिनी अंततः थोड़ा शांत हो गई और मानवी के खून से लथपथ पूरे शरीर को देखकर बोली, अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि अगर तुम इंस्टीट्यूट छोड़कर जाने के लिए नहीं कहोगे तो इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। वहीं जंगल में खड़े रोहित और निशांत दोनों हैरान थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मोहिनी इतनी क्रूर होगी। मानवी ने बिना कुछ कहे कड़े उपहास किया। मानवी का उपहास देखकर मोहिनी एक बार फिर गुस्से से भड़क उठी। उसने गुस्से में अपने दांत भींचते हुए कहा, तुम्हें अब लग रहा है कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो काफी नहीं है? क्या तुम इससे भी भयानक होना चाहती हो? वहीं मानवी की हालात देखकर उधर जंगल में रोहित ने धीमी आवाज में कहा, ओह नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कहते हुए वो अपनी तलवार निकालकर मानवी की तरफ जाने के लिए तैयार हो गया था। वो अब समझ गया था कि अगर मोहिनी ने फिर से हमला किया तो इस बार मानवी सचमुच मर जाएगी। वहीं इधर अचानक मानवी ने आश्चर्य से पूछा, दादाजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और उसने सिर उठाकर मोहिनी के पीछे जगह को वो घूरने लगी। मोहिनी ने उसकी बात सुनते ही घबराते हुए कहा, क्या क्या दादाजी? वो एकदम घबरा कर पीछे पलटी। वहीं रोहित और निशांत दोनों भी भाव शून्य होकर देख रहे थे कि आखिर बलदेव कहाँ था। तभी मानवी मौका पाते ही मोहिनी की तरफ दौड़ी और उसने अचानक उसके घुटने के पिछले हिस्से पर जोर से किक मार दी। एक जादू होने के नाते मोहिनी शारीरिक रूप से कमजोर थी और वो एक जादूगर को सबसे बड़ा डर फिजिकल मुकाबले से ही होता था, क्योंकि इससे उसे मंत्र पढ़ने का बिल्कुल भी समय नहीं मिलता था। मोहिनी घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ था। मानवी ने मोहिनी का हाथ खींचकर उसे पलट दिया और फिर अपना घुटना मोहिनी के पेट पर दे मारा। घुटना लगते ही मोहिनी दर्द से सिकुड़ गई। उसे चीखने का समय भी नहीं मिला कि एक कठोर वस्तु उसके गले में धंस गई। उसके गले में ऐसा तेज दर्द हुआ मानो वो फट ही जाएगा। उसके लिए बोलना या मंत्र पढ़ना नामुमकिन अब हो गया था। सांस लेना तो और भी मुश्किल था। मोहिनी के मन में डर भर गया था। उसने मन ही मन में कहा, ओह, लगता है मैं मरने वाली हूं। मोहिनी ने डरते हुए अपनी आंखें खोली और उसको सिर्फ मानवी की क्रूर आंखें दिखाई दी, जैसे साक्षात उसके सामने यमराज आ गए हों। मानवी की कोहनी मोहिनी के गले को घातक रूप से दबा रही थी। उसका दम अब घुटने लगा था। अगर उस कोहनी ने और भी तेज जोर से उसे दबा दिया, अगर उस कोहनी ने और भी जोर से दबाया तो यमराज निश्चित रूप से ऊपर ही उतर आएगा। मोहिनी डर से कांप उठी। इस समय मौत उसके इतने करीब थी, इतने करीब कि वो यमराज को साफ साफ देख सकती थी। हालांकि मोहिनी एक प्रतिभाशाली जादूगर थी, क्योंकि प्रिंसिपल ने उसकी बहुत विशेष रूप से देखभाल की थी।
लेकिन उसे फाइटिंग एक्सपीरियंस बहुत कम था। ट्रेनिंग के लिए जादुई जानवरों का शिकार करते समय भी उसके सीनियर ने अधिकांश काम किया था। अंततः ये लड़की, जिसकी दुनिया उसके इर्द गिर्द ही घूमती थी, पहली बार उसका किसी से फिजिकली मुकाबला हुआ था। आसपास की हवा मानो जम सी गई थी। हल्की हवा चल रही थी, मानवी के सुनहरे बाल ऊपर उठ रहे थे। एक ऐसी खूबसूरती हवा में फैली हुई थी जो किसी की भी सांसें रोक सकती थी। मानवी ने अपने नीचे पड़ी मोहिनी को ठंडेपन से देखा। अगर वो अपनी कोहनी को और दबा देती तो उसकी छोटी प्यारी बहन इस दुनिया को अलविदा कह देती। वहीं जंगल में खड़े रोहित और निशांत एक दूसरे को अवाक होकर देख रहे थे। मानवी की हरकतें कितनी निर्दयी थी, मानो वह एक प्रोफेशनल किलर हो। पहले तो उसने मोहिनी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि वहां बलदेव आ गया है। फिर जब मोहिनी उसके जाल में फंस गई तो उसने मोहिनी की कमजोरियों पर स्ट्रीक वार किया था। उनको दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि ये हैंडसम लड़कों का पीछा करने वाली बेवकूफ मिस ऐसा भी कर सकती थी। उनको अपनी आंखों पर अब विश्वास हो नहीं रहा था। वहीं उधर मानवी ने अपने नीचे कांपती हुई मोहिनी को ठंडी निगाहों से देखा, जिसकी आंखें डर से भरी हुई थी। उसने उनका दम और भी ज्यादा घोंट दिया था। हाँ, मौजूदा मोहिनी मानवी मोहिनी को मार सकती थी, जो उसे मारने के लिए ही आई थी। जब मोहिनी सिर्फ जिद्दी नहीं रही थी, वह इतना बिगड़ चुकी थी कि उसने इस बार तो हद ही पार कर दी थी। उनके चारों तरफ मौत का सन्नाटा था। वातावरण इतना निराशाजनक था कि मोहिनी लगभग अब अंदर से पूरी तरह से टूट भी चुकी थी। तभी अचानक एक थप्पड़ की आवाज ने हवा में फैले इस सन्नाटे को तोड़ दिया, जो जोर से और भी स्पष्ट रूप से गूंज उठी। मानवी ने मोहिनी के चेहरे पर एक जोर से थप्पड़ मार दिया था। थप्पड़ पड़ते ही मोहिनी की आंखें धुंधली हो गई थी। वो लगभग बेहोश हो गई थी। मोहिनी के खूबसूरत गाल पर एक थप्पड़ और एक हाथ का निशान छप गया था। उसके होठों के कोने से खून की धार भी बह निकली थी। तभी मानवी ने मोहिनी के कान में बर्फीले और कठोर भरे स्वर में कहा, तुम्हें माँ का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर माँ न होती तो मैं आज तुम्हें मार ही डालती, लेकिन मैं माँ को दुखी होता नहीं देख सकती, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। उसकी आवाज पाताल लोक से आई किसी राक्षसी के जैसी थी, जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते। मोहिनी ने मानवी की बर्फ की तरह ठंडी आंखें देखी और डर के मारे कांप उठी। वो जानती थी कि मानवी गंभीर है। अगर उसने अभी मानवी को नाराज करने वाला कुछ भी काम किया तो वो उसको अभी के अभी मार डालेगी। वहीं रोहित और निशांत, जो अभी भी वहां जंगल में छुपे हुए थे, वो भी बहुत हैरान थे। वो युवती खून से लथपथ थी। उसके सुनहरे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके चेहरे पर एक ठंडा दृढ़ भाव था, जो बेजोड़ साहस दिखा रहा था। क्या ये लड़की, क्या वो वाकई में पहले वाले लड़कों के पीछे पागल नाकामयाब मानवी थी? तभी मानवी ने अपने अभी भी कांपते हुए मोहिनी को तिरस्कार से छोड़ दिया और जानबूझकर जंगल की तरफ उपहास भरे अंदाज में देखते हुए कहा, मेरे वफादार बॉडीगार्ड, तुम कब तक हमें छुप कर देखते रहोगे? रोहित और निशांत को लगा कि उनके आसपास एक ठंडी हवा धीरे धीरे उठ रही हो, जिससे वो कांपने लगे थे। उनको एक अजीब सा एहसास हो रहा था, मानो किसी ने उनकी आत्माओं के आर पार देख लिया हो, जिससे उनकी सांसें फूल रही हो। दोनों पक्षों की हार के बावजूद सिर्फ मानवी को ही जीत मिली थी। कुछ ही समय के बाद शेखावत परिवार के बड़े स्टडी रूम में निशांत और रोहित चुपचाप एक तरफ खड़े थे। बलदेव शेखावत गुस्से से भरा अपने चेयर पर बैठा हुआ था। उसके सामने मोहिनी खड़ी थी, जिसका पहले ही इलाज हो चुका था, और साथ ही मानवी भी वहीं पर खड़ी थी। बलदेव ने मोहिनी को ठंडी नजरों से देखते हुए कहा, मोहिनी, आज से तुम्हें 1 महीने के लिए घर पर ही रहना होगा। तुम्हें कहीं जाने की इजाजत नहीं मिलेगी।
जाहिर था कि बलदेव आज सचमुच गुस्से में था। उसने पहले कभी मोहिनी को इतने गुस्से में डांटा भी नहीं था, न ही उसे इस तरह की सजा भी दी थी। शेखावत परिवार घर में ही रहना इतना बड़ा आसान था नहीं। यह रहने के लिए एक्सपीरियंस सिर्फ वही जानते थे जिन्होंने इसका पहले अनुभव किया था। लेकिन एक बात तो पक्की थी, ये बिल्कुल भी आरामदायक तो नहीं था। बलदेव शेखावत की बात सुनकर मोहिनी ने एक शब्द भी नहीं कहा। शुरू से आखिर तक उसका सिर झुका ही रहा था। कोई भी उसके हाव भाव नहीं देख सकता था। मोहिनी ने भारी आवाज में जवाब देते हुए कहा, जी दादाजी। ये कहते हुए कमरे से बाहर चली गई। मानवी ने उसकी आवाज लगभग हमेशा के लिए नष्ट कर दी थी। उसका इलाज करने वाले ने अपने सारे जादुई पावर लगाकर उसे बचाए रखने में बड़ी मदद की थी। मोहिनी के जाने के बाद बलदेव उठा और मानवी की तरफ बढ़ा, आह भरते हुए। उसकी आंखों में कोमलता भरी हुई थी। उसने धीरे से आह भरते हुए कहा, मानवी, मोहिनी को हमने हमेशा प्यार किया है, इसलिए वो बहुत बिगड़ गई है। लेकिन वो आखिरकार तुम्हारी छोटी बहन है। उम्मीद है तुम्हें उसकी इस हरकत से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा। मानवी ने हल्के में सिर हिलाते हुए कहा, मैं समझती हूँ दादाजी। अगर उसे इस बात से बुरा लगता तो मोहिनी वहां बोलने के लिए खड़ी भी नहीं होती। वो अभी भी तो परलोक सुधर गई होती। उसकी बात सुनकर बलदेव ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, अब तुम्हारी चोटें तो ठीक है ना? क्या अब भी तुम्हें दर्द हो रहा है? अब बलदेव एक बूढ़े दादा की तरह व्यवहार कर रहा था। उसकी आंखों में चिंता भरी हुई थी। मानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दादाजी, अब सब ठीक है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। यह सच था, मरहम लगाने के बाद उसकी चोटें लगभग ठीक हो गई थी। उसकी बात सुनकर बलदेव को अंततः राहत मिली। उसने मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से कहा, ओह अच्छा, फिर तो अच्छी बात है। तभी मानवी ने अचानक ठंडे मुस्कान के साथ उसके हल्के से कहा, लेकिन दादाजी, कुछ बातें ऐसी हैं जो कभी नहीं टाली जा सकती, चाहे मुझे बुरा लगे या नहीं। बलदेव ने आश्चर्यचकित और भ्रमित दोनों भाव से मानवी की तरफ देखते हुए कहा, ओह। मानवी ने मुड़कर अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई और रोहित को नफरत भरी नजरों से देखा। उसने तीखी आवाज में कहा, मैं मानवी शेखावत ये घोषणा करती हूं कि मुझे अब किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं। अब से रोहित मेरा मानवी शेखावत का बॉडीगार्ड नहीं है। हमारा रिश्ता अब से हमेशा के लिए खत्म हो गया है। उसकी आवाज सुनकर उस पल सब लोग मानो जम से गए थे। यहां तक कि हवा भी पूरी तरह से जम गई थी। मानवी का चमकता हुआ चेहरा दृढ़ संकल्प और गर्व से भरा हुआ था। वहीं उसकी बात सुनकर रोहित का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया था। बलदेव के चेहरे के भाव भी तेजी से बदल गए। निशांत भी इतना हैरान था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बॉडीगार्ड वफादारी के प्रतीक होते थे। हर बॉडीगार्ड बॉडीगार्ड की संहिता का पालन भी करता था और अपने कामों को निर्देशित करने के लिए उसका उपयोग करता था। वे वीरता के प्रतीक होते थे। मानवी ने रोहित को घूरते हुए कहा, वफादारी, विश्वास, गौरव और साहस। उसके हर शब्द को दृढ़ता और स्पष्टता से उसने कहा। हर शब्द रोहित के दिल पर हथौड़े की तरह लग रहे थे। उसने रोहित को बुरी तरह से लताड़ते हुए कहा, तुमने बॉडीगार्ड की संहिता का कौन सा हिस्सा पूरा किया? जब मेरी जान खतरे में थी तब तुम क्या कर रहे थे? तुम और हाइनेस सेकंड प्रिंस चुपचाप खड़े देख रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। यही तुम्हारी वफादारी है? यह सब एक मजाक था। उसी क्षण मानवी ने धमकी भरा व्यवहार किया, जिसे सबकी सोचने पर एकदम से दिमाग चलने लगा। मानवी की आंखों में एक भयावह चमक उभर आई थी। उसने फिर गुस्से में कहा, मुझे ऐसे विश्वासघाती बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। एक बॉडीगार्ड के लिए निर्वासन सबसे बड़ा अपमान होता था। निर्वासन का मतलब था रोहित अब किसी का बॉडीगार्ड बनने के योग्य भी नहीं रहा था। वो चाहे कहीं भी जाए, उसे दोबारा कोई बॉडीगार्ड के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। निशांत ने आखिरकार बोलने के लिए अपना मुंह खोलते हुए कहा,
मिस मानवी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस हद तक इस बात पर कैसे पहुंचा जाए। एक ऐसी स्थिति में वो देखना नहीं चाहता था, वही था जिसने रोहित को मानवी को बचाने के लिए रोका था। मानवी ने बिना कोई दया दिखाते हुए शाही अंदाज में अपना सिर उठाते हुए कहा, हाइनेस, माननीय सेकंड प्रिंस, मेरा मानना है ये हमारे परिवार का मामला है। आपको इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है ना। उसकी बात सुनकर निशांत लड़खड़ा गया। वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। उसने मानवी को पहले कभी भी इतना आक्रामक नहीं देखा था। उसका पूरा शरीर चमक रहा था, इतना चमकीला कि उसकी आंखों को झेल भी नहीं पा रहा था। बलदेव का चेहरा आखिरकार सामान्य हुआ। उसने हल्के से खांसते हुए कहा, वाकई मानवी, इस बार रोहित की गलती थी और तुम उसे जो चाहो सजा दे सकती हो, लेकिन तुम उसके साथ अपना रिश्ता नहीं तोड़ सकती। ये रिश्ता तुम्हारे जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। वो न सिर्फ तुम्हारी रक्षा करेगा बल्कि भविष्य में करता भी रहेगा। यह सिर्फ एक लापरवाही थी। मुझे यकीन है कि ऐसा वो दोबारा कभी नहीं करेगा। तभी निशांत ने जल्दी से मौके को संभालते हुए कहा, हाँ मिस मानवी, ये पूरी गलती मेरी तरफ से थी। शुरुआत में जब रोहित आपको बचाने वाला था तो मैंने ही उसे रोका था। मैं कसम खा सकता हूँ कि मैंने जो कुछ भी कहा है वो सच है और उसके प्रति बिल्कुल पक्षपातपूर्ण नहीं हूं। मानवी भी चुप रही। अब वो कुछ भी नहीं बोली। तभी बलदेव ने रोहित की तरफ भौहें चढ़ाई और एक अर्थपूर्ण नजर डाली। रोहित ने अचानक अपनी कमर से तलवार निकालते हुए कहा, मिस, जो कुछ भी हो वो पूरी तरह से मेरी लापरवाही की वजह से हुआ और मैं अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। यह कहते हुए उसने बिना पलक झपकाए तलवार अपने दाहिने पैर में घुमा दी। तेज लंबी तलवार तुरंत उसकी जांग के आर पार हो गई। ताजा खून बह निकला। साफ साफ नीचे खून टपकने लगा। उसने कितना जोर लगाया था, लेकिन रोहित ने ऐसे व्यवहार किया जैसे उसे कुछ महसूस हुआ ही ना हो। उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। मानवीय सब देखकर ठंडेपन से चेहरे के साथ और बलदेव शेखावत भी उसे ही देख रहा था और निशांत ने चिंतित होकर रोहित की तरफ देखा। लेकिन उन्हें रोहित की चोट की हालात को लेकर चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं थी। एक महान फाइटर के लिए ये कोई मायने नहीं रखती थी। इसके अलावा उनके पास हमेशा ऐसे चिकित्सक मौजूद होते थे जो उसका इलाज कर सकते थे। निशांत असल में इस बात से चिंतित था कि मानवी अब भी उसका रिश्ता तोड़ना चाहती थी। मानवी चुप रही। उसे ऐसे चुपचाप देखकर रोहित अचानक एक घुटने के बल बैठता हुआ बोला, मैं रोहित शपथ लेता हूं जीवन भर मानवीय शेखावत की पूरी निष्ठा और ईमानदारी से रक्षा करूंगा। मैं अपना मालिक कभी नहीं बदलूंगा और उसको कभी नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए उसने अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी भींच ली और अपनी छाती पर जोर से मारा। उसने मानवी की तरफ असामान्य रूप से गंभीर भाव से देखा। मानवी बस रोहित को ठंडे निगाहों से देखती रही। रोहित बस एक घुटने पर बैठा और उसे कुछ बोलने का इंतजार कर रहा था। उसने भी उस अलग थलग जवान लड़की को दृढ़ता से देखा। उसकी आंखें दृढ़ निश्चय से भर गई थी। सड़े रोम का वातावरण इतना भारी हो गया था कि सभी को घुटन महसूस हो रही थी। कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। बस सभी की सांसें सांसें सुनाई दे रही थी। तभी इस चुप्पी को तोड़ते हुए मानवी ने उदासीनता से और ठंडे स्वर में कहा, मुझे आशा है रोहित कि आप अपना वादा निभाएंगे। उसकी बात सुनकर बलदेव और निशांत दोनों ने राहत की सांस ली। मानवी ने आखिरकार अपने बॉडीगार्ड शोरवीर को माफ कर दिया था। इसके बाद मानवी ने बलदेव की तरफ झुककर प्रणाम किया और कहा, दादाजी, मैं अब अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। बलदेव ने स्नेह से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, तुम ठीक से आराम करो जाकर। वहीं मानवी बलदेव के बाद निशांत को प्रणाम करके वहां से चली गई।
बाहर निकलने के बाद उसकी आंखों की गहरी नजर किसी ने नहीं देखी। वहीं स्टडी रूम का दरवाजा बंद होने के बाद बलदेव ने एक लंबी गहरी सांस ली। तभी निशांत ने बलदेव शेखावत की तरफ देखते हुए कहा, बलदेव शेखावत, मैं आज की स्थिति के परिणामों से बच नहीं सकता। उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही भाव था। बलदेव ने सिर हिलाकर मना करते हुए कहा, नहीं हाइनेस, इसकी कोई जरूरत नहीं। अब कोई समस्या नहीं है, आपको भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वह इस मामले पर अब और बात नहीं करना चाहता था। निशांत ने सिर हिलाया और उसकी आंखों में गहरी अभिव्यक्ति थी। कोई नहीं जानता था कि वो क्या सोच रहा है। आपको क्या लगता है निशांत अब क्या सोच रहा था? क्या होगा आगे इस कहानी में, जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी सुपर वुमन मानवी के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसे लग रही है।